Hello students, once again I am continuing with the further topic of the chapter Trade and Territory. Dear students, in the topic changing a new system, new administrative system, one of the changing that just done by the East India Company in their army, right? तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अपने आर्मी और मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या स्टेप्स लिया, ठीक है, जिससे कि ब्रिटिशर्स का आर्मी और पावरफुल हो गया, जिससे कि वो और एनेक्स करने के लिए नए नए रीजन्स पर एनेक्स करने के लिए उसका मिलिट्री काफ़ी इफेक्टिव रहा, ठीक है। तो उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया, उससे पहले ये जरूरी है थोड़ा सा हम लोग जान लें कि उस टाइम इंडिया में जो रूलिंग था मुगल्स का, तो मुगल्स का आर्मी किस तरह का था, ठीक है। तो हम लोग उसको देखते हैं कि द पावर ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा पावर इस पे डिपेंड करता था, ठीक है, क्योंकि उसका आर्मी काफ़ी सिस्टमाइज्ड और काफ़ी डिसिप्लिन्ड था, ठीक। और यही रीजन था कि जो दूसरे आर्मीज पे वो डोमिनेंट था। और क्या कुछ था हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग समझे कि मुगल के पीरियड में आर्मी कैसा था, आर्मी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल के पीरियड में आर्मी दो तरह के आर्मी होते थे। एक था कौन सा, कैवलरी, जिसमें कि ट्रेंड सोल्जर्स होते थे, ठीक है। कैवलरी जो घुड़सवार जिसको हम बोलते हैं, हाथी पे या घुड़सवार होते थे, जो कि खास करके ट्रेंड सोल्जर्स होते थे और वो घोड़े पे बैठ करके वार करते थे, घोड़े पे बैठ के लड़ाई किया करते थे। दूसरा जो था इन्फेंट्री, जिसमें कि पैदल सोल्जर्स चलते थे और जिनके हाथ में तीर कमान और मतलब तलवार आदि था, जो तीर कमान से लड़ाई करते थे या तलवार आदि से या भाले आदि से लड़ाई करते थे, वो जो थे वो इन्फेंट्री कहलाते थे, पैदल सोल्जर्स होते थे। और दूसरा जो था कैवलरी होता था, जिसमें कि ट्रेंड सोल्जर्स होते थे, घोड़े पे सवार होते थे और घोड़े पर सवार होकर के या हाथी पे सवार होकर के लड़ाई लड़ा करते थे। तो उस समय की ये पावर दिखाया जाता था आर्मी के, कितने उसके पास इन्फेंट्री है और कितना कैवलरीज है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड इन्फेंट्री डिड नॉट प्ले इम्पोर्टेंट रोल। लेकिन अगर देखा जाए कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड इन्फेंट्री, मतलब उस समय देखा जाए तो इन्फेंट्री का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इन्फेंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता था कैवलरीज को कहा जाता था, क्योंकि कैवलरीज में जो होते थे वो ट्रेंड होते थे, ठीक है, और घोड़े पर सवार हुआ करते थे। तो नीचे से नीचे में वार करने में बहुत मौत का ज़्यादा डर होता था। लेकिन घोड़े पर या हाथी पे जो सवार होते थे तो वो ऊपर ही से लड़ाई किया करते थे, तो उस कंडीशन में जान का डर कम होता था। और ये जो होते थे ट्रेंड होते थे, इसलिए आप कह सकते हो कि मुगल के टाइम में कैवलरी जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किसके कंपेयर में, इन्फेंट्री के कंपेयर में। पैदल चलने वाले जो सोल्जर्स थे उसके कंपेयर में ये ट्रेंड सोल्जर्स जो कैवलरी जो होते थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस सिस्टम में थोड़ी सी बदलाव आई, कहता है 18th सेंचुरी में देखा जाए तो ये आर्मी में कुछ बदलाव देखने को मिला, ठीक है। 18th सेंचुरी में देखा जाए तो मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग peasants and their armies and trained them as a professional soldiers। अवध के टाइम में देखा जाए मुगल सक्सेसर, तो अब अगर मुगल के सक्सेसर उसके बाद देखा जाए तो अवध में और बनारस में जो था वो किसानों आदि को या वॉलेंटियर्स आदि को क्या करने लगे, रिक्रूट करने लगे और रिक्रूट करके उनको ट्रेन करते थे। खास करके युद्ध के टाइम में, वार के टाइम में देखा जाए तो जो वॉलेंटियर्स के रूप में उनके सपोर्टर्स होते थे, वो चाहे पीजेंट हो, फार्मर हो, उनको भी वो रिक्रूट करते थे और रिक्रूट करके उनको ट्रेंड करते थे और ट्रेंड करके उसको एक प्रॉपर आर्मी के रूप में एक ड्रेस के साथ सिस्टमाइज्ड करके उनको वार में लड़ाते थे। तो ये सिस्टम थोड़ा सा क्या हुआ, ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नजर आया। ये ज़्यादा क्या हुआ, पॉपुलराइज हुआ और ये अपनी उपयोगिता ज़्यादा साबित कर रहा था, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो आर्मी एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में हो गए थे। ये ट्रेनिंग देने के बाद उनको वार करने के लिए जब
भेजा जाता था। तो यूँ कहे कि ट्रेनिंग देने के बाद एक प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में जब हुआ है, तो यूँ आप कह सकते हो कि ये टेक्निकल और ये प्रोफेशनल सोल्जर्स जो थे ये ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते थे। ठीक है, अब कहते हैं अब इस सिस्टम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉलो किया। अवध में और बनारस में जो ट्रेन प्रोफेशनल से लड़ाने की सिस्टम जो स्टार्ट की गई थी, वो सिस्टम मुगल्स को काफ़ी पसंद आया, ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी पसंद आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपने आर्मी में इम्पोज किया। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द सेम मेथड एंड जस्ट कॉल्ड इट सेपोई सिस्टम। वही बात है कि नबूब बोलते थे, और हमारे यहाँ जो सिपाही होते थे उस सिपाही को ये सिपोई बोलने लगे, और ये जो रिक्रूट करके ट्रेंड करके जो आर्मी तैयार किए थे, इसको वो सिपोई आर्मी के नाम से कॉल करते थे। सिपोई आर्मी इन्हें कहा जाता था। दोज आर्मी विच वाज appointed by the Britishers, right? Firstly, they were recruited and just given a proper training and converted into a sepoy army, right? तो एक तरह से अब ब्रिटिशर्स में सेपोई आर्मी का सिस्टम डेवलप हो गया था। कहता है इसी टाइम में 1820 के ड्यूरेशन में देखा जाए तो 1820 के ड्यूरेशंस में काफ़ी टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आई। ठीक है, युद्ध में लड़ने वाले जो इक्विपमेंट्स वेपन्स होते थे, तीर कमान भाले या तलवार, उसके जगह पे बंदूक बारूद ये सारा का कंसेप्ट आ गया। मीन्स आप कह सकते हो कि वार में के मेथडोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन 1820 के ड्यूरेशंस में देखने को मिला। कहता है एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द 1820s। ठीक है, 1820 के बाद देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई थी। कहता है कैवलरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन। अब घुड़सवार और हाथी वाले सवार वाले आर्मी के जगह पर उसने इन्फेंट्री को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया। कैवलरी का इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए मतलब कम हो गया, क्योंकि घोड़े आदि या जानवर आदि पर जो चढ़ के करते थे, अगर गोली बंदूक का समय आ गया था तो बंदूक से गोली से क्या होता था, घोड़े के पाँव में लग जाने के बाद घोड़ा भी घायल हो जाता, घोड़ा भी मर जाता, और उसके साथ साथ उसका सवार भी मर जाता। इसलिए कैवलरी सिस्टम को इसने क्या इस टाइम पॉपुलैरिटी रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं आगे द न्यू ब्रिटिश एम्पायर। उसी ड्यूरेशंस में आप देख सकते हो कि न्यू ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा अफगानिस्तान एंड वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड द मैचलॉक्स। क्योंकि उस ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी थे वो बर्मा अफगानिस्तान आदि से लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो इंडिया का ही ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें रूलिंग करने के लिए इंडिपेंडेंट उनको राइट मिला हुआ था, तो उस एरिया को भी जीत करके वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने अफगानिस्तान से और बर्मा आदि से लड़ाई किया। बर्मा जिसको कि आज म्यांमार के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में जो आर्मी के द्वारा, ब्रिटिशर्स आर्मी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के द्वारा लड़ाई हो रहा था, तो उनके लड़ने के तौर तरीके में, उनके सिस्टम में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उसमें क्या था, मस्केट्स और मैचलॉक्स, क्या बंदूक में जो कहा जाता है दांत से खींच करके उसमें बारूद भरने या गोली भरने का जो सिस्टम था, वो सारा सिस्टम का डेवलपमेंट उस समय हो गया था। देखा जाए तो उस समय आर्मी में डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पीपल्स को अपॉइंट किया जाता था। तो रिलीजियस बेसिस के जो पीपल्स होते थे उन्होंने ये मस्केट्स और मैचलॉक्स का विरोध भी किया था। आगे पढ़ेंगे मंगल पांडे वाली कहानी हम लोग 1857 के रिवोल्ट में, तो और ये क्लियर होगा। ये समझिए कि फिर भी ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का इम्पोजिंग हो रहा था, जिसके कारण से उनकी आर्मी स्ट्रॉन्गर हो रहे थे। कहता है सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। जिस प्रकार से मिलिट्री की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, उस मिलिट्री के रिक्वायरमेंट के बढ़ने के साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी चेंजिंग आ रहा था।
ठीक है। तो कंपनी के इस तरह से सिस्टम में, मतलब मिलिट्री और आर्मी के सिस्टम में डे टू डे अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आर्मी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते जा रहे थे, ठीक है। और देखते हैं और क्या कुछ इस आर्मी में और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वेट फॉर कमिंग वीडियो। थैंक यू।